की कीमतें परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर ऊर्जा संकट गहराने का इशारा कर रहा है। खाड़ी के तेल पर निर्भर देशों के लिए कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें जख्मों पर नमक की तरह हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच ईरान और यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। फोन कॉल पर यह लगभग 90 मिनट की बातचीत हुई, जिसके बाद ट्रंप ने कह दिया कि पुतिन ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद की पेशकश की है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि पुतिन ज्यादा फोकस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने पर दें। ऐसे में ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की नई स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट जंग और तेल गैस का संकट और बढ़ते क्रूड की कीमतें भविष्य का एक नया संकेत दे रही हैं? क्या ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और दूसरे विकल्पों पर गौर करने का वक्त है? पहले आप देखिए रिपोर्ट, इसके बाद चर्चा की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है, लेकिन इस बार ईरान ने पलटवार करते हुए यूएन में इसकी शिकायत की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत कर अमेरिका पर जहाज जब्त करने और 38 लाख बैरल तेल कब्जाने का आरोप लगाया है। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले से जुड़ी ब्रीफिंग दिए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसमें ईरान पर हमले से जुड़ी नई प्लानिंग पर बात हो सकती है, जिसके बाद से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल को पार कर गई। तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का मजाक उड़ाया और कहा कि उनकी सलाह की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। साथ ही तंज कसते हुए कहा, अगला पड़ाव $140 होने जा रहा है। ट्रंप को उनके लोग बेकार सलाह दे रहे हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान के पलटवार को दरकिनार करते हुए सोशल मीडिया पर एक बदला हुआ नक्शा शेयर किया, जिसमें हॉर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया। ट्रंप ने कहा, ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत अब सीधे मुलाकात के बजाय फोन पर हो रही है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा में दिक्कतें हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रंप की नई धमकी और पोस्ट का सीधा असर देखने को मिला, जिसके तहत विवाद का जल्द कोई हल निकलने या हॉर्मुज के फिर से खुलने की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतें कितनी बढ़ी? 29 अप्रैल 2026 $115 प्रति बैरल। 30 अप्रैल 2026 $126.20 प्रति बैरल। 25 अप्रैल 2026 $100 प्रति बैरल। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने माना कि तेल की बढ़ी कीमतों के पीछे ट्रंप का अड़ियल रवैया और बार बार ईरान को धमकी देना है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद कोई भी तेल का कुआं नहीं फटा। ईरान के तेल की बिक्री को रोकने के लिए अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं, उनसे अभी तक ईरान के तेल के टैंक भरे नहीं हैं, बल्कि इसका नतीजा सीधे सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ने के रूप में सामने आया है। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल यक्ष प्रश्न बन गया है कि तेल गैस की आपूर्ति में किल्लत तो नहीं हो जाएगी? खाड़ी तेल पर निर्भर और पहले से ही खस्ता अर्थव्यवस्था का सामना कर रहे देशों की हालत और पतली हो जाएगी और उन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो हॉर्मुज पर नाकेबंदी बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है और महासंकट अब कच्चे तेल पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान और यूएस की ये जंग खत्म होने का अभी नाम नहीं ले रही है और आने वाले वक्त में इसके बढ़ने के ही आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है उसको लेकर ईरान का ये कहना है कि वो किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आएंगे और एक तरफा जीतने की जो बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, दरअसल वो एक मजाक बन चुका है, यह ईरान का कहना है। इसके साथ ही ईरान की जो तैयारी है उसको लेकर नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी कह चुके हैं कि बहुत जल्द दुश्मनों को ऐसे हथियार से हम सामना कराने वाले हैं जो कि उनके बिल्कुल करीब होगा और इसके साथ ही उम्मीद है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजिताभ जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत। थोड़ी देर में कशिश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगी, फाइनेंस मार्केट एक्सपर्ट है। शुरुआत अजिताभ जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो हालात अभी बने हुए हैं, महासंकट क्रूड ऑयल को लेकर दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा और यूएस ईरान की जो जंग है अभी हाल फिलहाल में तो थमती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते ही नहीं, ऐसा लगता है वो सीमित हमले की तैयारी में जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी किसी तरह का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने अभी रिपोर्ट जो दिखाई है उससे वस्तु स्थिति क्लियर होती दिख रही है
और ये दोनों इस वजह से है कि एक तरफ तो अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति अपने अड़ियल रवैये पे कायम है, दूसरी तरफ ईरान भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और इसका खामियाजा पूरे विश्व को और विश्व ऊर्जा संकट के रूप में दिख रहा है। जी। लेकिन इतनी जल्दी इसका समाधान भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप तो अब हॉर्मुज को ट्रंप स्ट्रेट नाम और इस बदल तरह दिया, की, नक्शा बदल दिया। जी उन्होंने नक्शा बदल दिया। कभी जी। वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रंप स्ट्रेट कर रहे हैं, कभी उसको अमेरिकन स्ट्रेट भी कहते हैं, ऐसा भी। तो ये उनकी नीति दिखाता है और उनकी एक तरह से इच्छा शक्ति भी कह लीजिए, लेकिन उसमें वो कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। दिक्कत ये है कि जब से इन्होंने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, जो बमबारी हो रही थी, बमबारी से उन्होंने आर्थिक बमबारी को समझा, उसके पीछे की भी उनकी नीति और रणनीति है। क्योंकि वो अमेरिका में अभी अमेरिकन कांग्रेस से उनको अप्रूवल लेने की दिक्कत आ रही थी, 1 मई का डेडलाइन है। तो उस चुनौती से बचने के लिए और अमेरिकी जनता को भी थोड़ी सी एक गुड बुक में रखने के लिए कि हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने सीज फायर पहले तो अनाउंस किया। उससे वहां राजनीतिक प्रेशर जो या डोमेस्टिक प्रेशर अमेरिका में है उससे थोड़ा सा बचे, इंटरनेशनल प्रेशर भी थोड़ा सा उससे कम हुआ। दूसरी तरफ इन्होंने आर्थिक नाकाबंदी का जो रास्ता अख्तियार किया, उससे कई पर्पस सोल्व करते ये नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो वहां पे उगाही इन्होंने बंद कर दी, दूसरी तरफ ईरान की कमाई पे भी रोक लगा दी है। और ये आर्थिक नाकाबंदी से बहुत हद तक मैं देख रहा हूं कि ईरान अब यूनाइटेड नेशंस में जाके कंप्लेन कर रहा है कि उसके 38 लाख बैरल कंट्रोल में आ गए। तो उसके पीछे भी ये सारी उनकी जो आर्थिक नाकाबंदी की नीति है, उसका कहीं ना कहीं दिख रहा है प्रभाव ईरान पे पड़ रहा है। और चूंकि ईरान का जो शैडो फ्लीट है, शैडो बैंकिंग है, जो उसके इंडिविजुअल्स हैं, जो इस तरह के सही कह रहे हैं आप, ईरान इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है और आर्थिक मोर्चे पर भी वो बहुत बैकफुट पर पहुंच गया है। विनोद जी, क्योंकि ईरान की जो मुश्किलें हैं वो समझ में आ रही हैं। जिस तरीके से ईरान चाहता था कि जो समुद्री विवाद है वो खत्म हो जाए, ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि पहले आप इस युद्ध को खत्म करिए, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शुरुआत उसी से करेंगे, हम पहले परमाणु मुद्दों को आप सुलझाइए, उसके बाद युद्ध विराम की सोचिए। तो कैसे थमेगा? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि साहब किसी भी तरह का जो लीवरेज है वो ईरान को दिया जाए। हालांकि ईरान ने कई बार पहल की है। ईरान पहले भी वार्ताओं में था जब ये युद्ध शुरू किया 28 फरवरी को, और अमेरिका ने हमेशा ईरान के साथ विश्वासघात किया है। रही बात न्यूक्लियर की, ईरान ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि साहब हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम गिव अप नहीं करेंगे। और ईरान की जो मतलब जो डर है वो बिल्कुल साफ और मतलब सुदृढ़ है, क्योंकि अगर ईरान के पास ये हथियार नहीं होगा या ये कैपेबिलिटी नहीं होगी तो अमेरिका कभी भी इसको या इजराइल कभी भी इसको रन ओवर कर सकता है। तो ईरान ने कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो उसने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, अगर उसको वो हटा देता है तो ईरान बातचीत करने को तैयार है। और ये पूरे विश्व की गुहार है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने पूरे विश्व को एक ऐसी एनर्जी क्राइसिस में धकेल दिया है जिसकी कल्पना वो नहीं कर पा रहे हैं। या जिस तरह से देश, और अगर बहुत ज्यादा दिनों तक ये चला तो मुझे लगता है अभी तो नेटो के देश या जो उसके यूरोपियन एलाइज हैं वही उनके खिलाफ हैं। बाकी के देश भी, चीन, रशिया और भी जो रीजनल शक्तियां हैं वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और ईरान के समर्थन में आ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस को इस तरह से नहीं कर सकते, और जहां भी इस तरह की मध्यस्थता होती है वहां थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा बहुत अपने जो एजेंडा है उसको मॉडिफाई और उसको मतलब उसमें थोड़ी नरमी दिखानी पड़ती है, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो। लेकिन अमेरिका मतलब जिस तरह से ट्रंप साहब बिल्कुल विवेक से बहुत दूर हैं और जिस तरह के वो वक्तव्य देते हैं, वो नहीं चाहते कि साहब पूरे विश्व में कोई शांति हो। हालांकि नोबेल प्राइज के लिए वो फिर एक बार पुनः खड़े हो जाएंगे कि साहब मुझे दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की गई है तो वो ट्रंप के बयान, ट्रंप के एक्शंस और ट्रंप के डिसीजंस की वजह से हो रही है।
बिल्कुल डॉक्टर अजिताभ जी ठीक कह रहे हैं विनोद जी कि दबाव बनाने की कोशिश लगातार अमेरिका कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उसको लेकर हालांकि अमेरिका में भी विरोध है। अब यूएन में शिकायत लेकर पहुंच गया ईरान का कहना है कि उनके जहाजों को जब्त कर लिया है अमेरिका ने। इसके साथ ही 38 लाख बैरल जो तेल है उस पर भी कब्जा कर लिया है। यानी यूएन से जो मदद मांगी जा रही है ईरान की तरफ से, आपको लगता है कि यूएन की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे मदद हो पाए? देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो एक टूथलेस बॉडी बन के रह गया वंदना जी। यूनाइटेड नेशंस की ये एक समझ लीजिए कि बस रिकॉर्ड बुक में अपनी शिकायत दर्ज कराना एक फॉर्मेलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का है। क्योंकि वहां जो वीटो डिप्लोमेसी है वो कभी रूस और चीन यूज करते हैं ईरान के सपोर्ट में, कभी अमेरिका और उसके ग्रुप यूज करते हैं। तो वो यूनाइटेड नेशंस में ऐसे कितने रिजोल्यूशन पास भी हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, कई ड्रॉप भी हुए हैं। तो वो अपनी जगह चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्रेशर जो अमेरिका ने अभी आर्थिक दबाव जो बनाया है, कहीं ना कहीं वो काम करता दिख रहा है। देखिए, अमेरिका ने तो खुद कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि ये उनका वॉर ही नहीं है, ये इजराइल का वॉर है। तो अमेरिका को इससे डायरेक्ट कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। दुनिया को जितनी क्षति हो रही है और क्षति पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल सही है, खास करके एशिया और भारत जैसे देशों को। लेकिन अमेरिका के पास ये लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप को कि ये आर्थिक नाकाबंदी बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। क्योंकि जितनी उसकी ईरान की फंडिंग, वॉर फंडिंग खास करके जो था, वो इसके थ्रू हो रहा था। अब चूंकि ईरान नहीं बेच पा रहा है तेल, उसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ही कहा कि $50 करोड़ का उसको प्रतिदिन का लॉस हो रहा है। दूसरी तरफ उसके फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका कहना था कि $17 करोड़ ये जो अभी लेटेस्ट बंदी हुई है जो को रोकने की हॉर्मुज से, उससे $17 करोड़ की डेली की लॉस हो रही है ईरान को। इसके अलावा अभी इन्होंने क्रिप्टो करेंसी से जो ट्रेड होता था, जो ईरान उससे भी कमाता था। अब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि लगभग $500 मिलियन का डेली का उससे भी ईरान को लॉस हो रहा है। तो पूरी तरह से ईरान को घेरने की, उसको झुकाने की, उसको दबाने की कोशिश है। हालांकि ईरान के पास अभी भी ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जिसकी वजह से वो इस प्रेशर को झेलने की स्थिति में अभी भी दिख रहा है। बिल्कुल, फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं कशिश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कशिश जी, क्रूड ऑयल 2022 के बाद सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुका है क्योंकि ग्लोबल टेंशन को ये बढ़ा रहा है। $125 प्रति बैरल पहुंच गया है और आगे भी ईरान तो कह रहा है कि आशंका है कि $140 को भी क्रॉस कर सकता है। ये तो ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है इससे। कशिश गुप्ता जी, आवाज मिल रही है सर आपको? कशिश जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद जी, ये क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो जो परेशानी खासतौर से उन देशों के लिए बढ़ जाएगी जो तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर भारत की भी हम बात कर लेते हैं तो 50-60% जो तेल आता है यूएई से, सऊदी अरब से, वो हॉर्मुज के रास्ते ही तो आता है। और हॉर्मुज का रास्ता जब तक नहीं खुलेगा तब तक तो भारत के लिए भी परेशानी है। बिल्कुल, देखिए, भारत के लिए परेशानी कुछ ज्यादा ही है क्योंकि पहली बात तो वी आर ए कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी और दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है और कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बिल्कुल साफ किया है और कल ही ये रिपोर्ट साया हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अगर यही युद्ध और थोड़ा चलता रहा तो ये करीब 5.5 या 5.6 पे आके खड़ी हो जाएगी। जो ग्रोथ हम 6.5, 6.7 जो दर्ज कर रहे थे वो और नीचे गिर सकती है। रही बात चाइना की, चाइना का सब्सटेंशियल पोर्शन जो था क्रूड ऑयल का वो ईरान से जाता था। तो चाइना की इकोनॉमी को भी काफी नोज डाइव होगा और चाइना इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और चाइना ने बिल्कुल प्रखर रूप से भी ये कहा है कि ये इलीगल है जो अमेरिका ने किया हुआ है, क्योंकि आप कोई भी इंटरनेशनल वाटर्स में इस तरह से दादागिरी नहीं दिखा सकते। क्योंकि जब इस तरह की क्राइसिस होगी तब इसका इम्पैक्ट हर चीज पे होता है। इंडिया एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। आप देखिए, फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ गई हैं और अगर फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ेंगी तो खान पीने की जो चीजें हैं वो बढ़ेगी। पेट्रोल या डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो हर चीज के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। मतलब और अगर मजीद ये प्रॉब्लम रहती है तो ये और इसका बड़ा जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो आम आदमी के ऊपर काफी पड़ने वाला है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑल्टरनेट सोर्सेज जो भी हैं एनर्जी के, पहली बात तो वो पर्याप्त नहीं है।
दूसरे वो इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि आप उनको अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपको दूर दराज से उनको लाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए भारत के ऊपर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और रशिया, चाइना, इंडिया जो RIC एक गुट है, मुझे लगता है उनको भी इस बारे में कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से गंगो हो रहा है उसको एक ये याद दिलाना पड़ेगा कि बाकी के देशों के भी अपने अधिकार हैं। हाँ। आप केवल अपने ही इंटरेस्ट दुनिया में नहीं देख सकते। बिल्कुल डॉक्टर अजिताभ, और रूस ने तो कोशिश की है, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे, पुतिन से मुलाकात भी की और उन्होंने उनके सामने पूरा मुद्दा भी रखा है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे। लेकिन अब जब ट्रंप पुतिन से बात करते हैं फोन पर, 90 मिनट की कहा जा रहा है कि बातचीत हुई, उसमें भी उनको हिदायत देते हैं कि आप यूक्रेन पर फोकस करिए, इधर हम निपटा लेंगे। बिल्कुल, देखिए अरागची का जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट, रूस विजिट का पर्पस यही था कि एक जो सप्लाई चेन, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या उसकी जो आर्थिक नाकाबंदी है और तेल की सप्लाई जो अफेक्ट हुई है, एक तो उसका कोई विकल्प ढूंढा जाए, दूसरा रसिया का सपोर्ट लिया जाए, और तीसरा ये था कि अमेरिका पे थोड़ा सा प्रेशर बना के इस बातचीत को बढ़ाया जाए और सॉल्व किया जाए। लेकिन रूस तो एक तरफ यूक्रेन में रूस को उलझा के रखा हुआ अमेरिका ने। आज जो जिस बातचीत का आपने हवाला दिया उसमें भी सीधे सीधे वो ट्रंप को, राष्ट्रपति पुतिन को तो कह रहे हैं कि भाई आप पहले यूक्रेन युद्ध को बंद कीजिए, उसके बाद करेंगे। जबकि रूस ये बार बार ऑफर दे रहा है, और पहले भी ऐसा हो चुका है कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है 440-44 केजी की जो बात हो रही है, रूस ने फिर ये राष्ट्रपति पुतिन ने ऑफर दिया कि हम उस इनरिच्ड यूरेनियम को रखने के लिए तैयार हैं, जैसा पिछली बार 2016 में भी रखा था रूस ने। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उसको लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका उस यूरेनियम को रखेगा। तो यहाँ पे वो ये पॉलिटिक्स चल रहा है। जहां तक ये अभी जैसे ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने कहा कि भाई वो इंडिया, चाइना और रसिया मिलके कुछ ऐसा करे, तो इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म एक ब्रिक्स नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका हेड अभी इंडिया है, अभी उसका चेयरमैन भी इंडिया है। हाँ। तो कुछ पहल हो सकती है, लेकिन ये पहल तभी होगी जब दोनों देश तैयार हों। अभी जो एक रेफरेंस आया कि जो लॉ ऑफ सीज हैं, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉज ऑफ सीज हैं, उसके साथ दिक्कत ये है कि ईरान भी और अमेरिका भी कंप्लेन तो कर रहा है, ब्लॉकेड भी दोनों ने कर रखा है, लेकिन उस लॉ को दोनों नहीं मानते हैं। एक ने तो उस पे, अमेरिका ने तो उस पे साइन ही नहीं किया है, ईरान ने उस पे साइन भी किया है तो उसको रेटिफाई नहीं किया अपने पार्लियामेंट से। तो दोनों उस लॉ को मानने को बाध्य नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर जो हॉर्मुज का इंटरनेशनल जो वाटरवेज है उसको ब्लॉकेज करने का अधिकार ना तो अमेरिका को है ना ईरान को है, और ना ही उससे कोई टैक्स की उगाही करने का अधिकार है। तो यहीं पे सारे विश्व के देश बेबस दिख रहे हैं, और कोई भी ना उस रूल को लागू करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो भी चूंकि एक तरह से यूजलेस है, ट्यूथलेस कह लीजिए, उसकी कोई चलती नहीं है, तो मामला वहीं का वहीं रखा हुआ है। और ये तेल का दाम $140 तक बढ़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये बहुत बड़ी विकट समस्या आ रही है विश्व के सामने। ठीक है विनोद दत्ता जी, दो सवाल हैं यहाँ। तो एक कि अमेरिका को भी तो इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका $25 अरब खर्च कर चुका है, और ये कहा जा रहा है कि जो नासा का बजट है करीब उतना तो जंग में अमेरिका गंवा चुका है। अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध लंबा ना खींचे, लेकिन वो प्रेशर भी बनाना चाहता है ईरान पर कि छोटे छोटे सीमित हमले करें, लेकिन पावरफुल उस पर हमले किए जाएं ताकि वो दबाव में आए। और दूसरा सवाल ये कि क्या चाइना इसमें कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है? हाँ देखिए, चाइना यकीनन इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे अजिताभ साहब ने बताया था कि अमेरिका की जो बौखलाहट है उसके पीछे एक तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जो लॉस ऑफ पावर है, क्योंकि देखिए अमेरिका की जो सदी है वो ढल रही है, जो उसका जो वर्चस्व था वो ढल रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार क्योंकि अमेरिका खुद ही है। आप देखिए $250 बिलियन के करीब 215 से $250 बिलियन के जो असेट्स हैं ईरान के वो उसने फ्रीज कर रखे हैं। 300 बिलियन रशिया के वहां असेट्स से उनको उसने फ्रीज किया हुआ है। तो ये जो उसकी दादागिरी है इससे दुनिया परेशान आ रखी है। अभी ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया है जो वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में आपको सस्ते लोन और बड़े इजी कंडीशंस पे लोन देंगे। और जिस तरह से ब्रिक्स का जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है वो अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय है। आपको याद होगा जब टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने, तब SCO में मीटिंग में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे वहां,
तब आप अमेरिका एकदम चिंतित हो गया था। अमेरिका को लगा था कि साहब ये रशिया, इंडिया, चाइना, अगर एक तरफ, क्योंकि चाइना के साथ अब हमारे संबंध मधुर होते जा रहे हैं, तो ये उसको लगा था कि अगर ये तीनों देश आगे आ गए तो अमेरिका का विनाश मतलब बहुत जल्दी और बहुत मतलब इट इज श्योर एंड सर्टेन। तो ये तीनों शक्तियां अगर साथ आ जाती हैं तो अमेरिका के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रहते हैं। और आप ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये एक ऐसे विकल्प हैं जहां लोग अब अपना पैसा जो है वो यहाँ इन बैंकों में रखना सुरक्षित समझते हैं बनस्पत वर्ल्ड बैंक के। और जिस तरह से आप देखिए अमेरिका की इकोनॉमी ढलान पे है, रिसेशन चल रहा है वहां, अमेरिका में खुद इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। आप ये देखिए जो अटैक अभी ट्रम्प साहब पे हुआ था, उसकी कोई बहुत ज्यादा सुगबुगाहट एनवायरनमेंट में नहीं सुनाई पड़ रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब ये उन्होंने स्टेज मैनेज कराया था, जिससे उनको जो इलेक्शंस हैं आने वाले उनमें कुछ उनको इजाफा मिले। तो ये जो जिमिक्स हैं जो ये ट्रम्प साहब ट्राई कर रहे हैं, ये उनपे मतलब वो हर अपनी जो मूव है उस पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और उनको अपने मुंह की खानी पड़ रही है। ठीक है डॉक्टर अजिताभ जी, ऐसा तो लग रहा है कि अब अमेरिका ने भी नहीं सोचा था, यानी ट्रंप ने भी नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, या फिर वेनेजुएला की तरह वो ईरान को ट्रीट करना चाह रहे थे, रिजीम चेंज करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। तेल का ये पूरा खेल था क्या? देखिए वंदना जी, तेल और मिनरल्स जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये दोनों का खेल तो है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला को एक झटके में, वो कहते हैं ना कि 40-48 मिनट में हमने कैप्चर कर लिया, सोचा तो शायद उन्होंने ऐसा ही था ईरान के केस में, लेकिन वो हुआ नहीं और होता दिख भी नहीं रहा है। क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी, ईरान की टोपोग्राफी, ईरान का पॉपुलेशन, ईरान की सभ्यता, ये बहुत ही अलग है वेनेजुएला से। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप जो अब नया हथियार आर्थिक जो नाकाबंदी का हथियार लेके आ रहे हैं, वो भी काम तो कर रहा है जमीन पे निश्चित रूप से, लेकिन इससे जो एक तरह से कहिए कि जो ऊर्जा संकट और गहरा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ आप देख लीजिए, अमेरिका शायद ये सोच रहा होगा कि आर्थिक नाकाबंदी करके वहां के ईरान के लोगों की जो परेशानी है वो और बढ़ेगी। तो शायद हो सकता है, चूंकि ये पहले से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और ये बैन लगाने से और ज्यादा होगा, तो ईरान में जनता शायद भड़केगी, विद्रोह करने की स्थिति में आएगी। हो सकता है एक राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी सोच हो। दूसरी तरफ देखिए, विश्व के जो बहुत सारे देश हैं वो भी अमेरिका से भड़क रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ हैं। हालांकि अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। आपने कहा जैसे $25 बिलियन का ये खर्च उन्होंने किया, वो तो वसूल लेंगे, वो तो अभी से गल्फ के देशों पे कह रहे हैं कि भाई आप भी फंडिंग कीजिए। नेटो को भी उन्होंने प्रेशर करने की कोशिश की कि वहां से भी सपोर्ट मिले। दूसरी तरफ ये ईरान वार से भी कुछ ना कुछ वो उगाही का काम करेगा। अमेरिका इतना मूर्ख नहीं है कि वो लगाएगा। अभी जो महंगाई वहां अमेरिका में भी बढ़ रही है, तो वो ट्रंप के पास इतने हैं। अच्छा, इस पूरी टेंशन को लेकर ईरान में अभी क्या चर्चाएं हो रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। अहमद अब्बास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तेहरान से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। आपका स्वागत है अहमद अब्बास जी। ये जो धमकी का राग अलाप रहे हैं इधर डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम से सबसे पहले उसी पर हम बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम्हारे प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। तो ये कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ईरान को भी इससे नुकसान हो रहा है, ग्लोबल टेंशन भी बढ़ गई। आपको नमस्कार और पैनलिस्ट आपके जो है उन सबको। ईरान में जो सोच है वो ये कि इस ईरान के खिलाफ 2 जंगें हो गई कुछ महीनों के अंदर, तो ये इस बात को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि दोबारा हमारे खिलाफ इस तरह की जंग ना हो, कोई अटैक ऐसा ना हो। ये ईरान में कोर इशू है। इनको यानी कोई भी सॉल्यूशन ईरान मानने से पहले इसको जरूर इंश्योर करना चाहेगा कि अगले 6 महीने 8 महीने में इजराइल की मर्जी पे, इजराइल के प्रोग्राम के तहत फिर से ईरान पे जंग कोई थोप नहीं दी जाएगी। ये यहाँ पर मूड पूरा बना हुआ है कि जब हम इस फेज में जा चुके हैं तो इससे हमें पीछे नहीं हटना है। ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया हुआ है, यह है कि हमको इसका भी सामना करना है और किसी भी तरह से हमें इस बीच में सरेंडर नहीं होना है, वरना नुकसान ही नुकसान है। तो इस तरह का मूड है मुझे जो लीडरशिप में नजर आ रहा है, जो बातचीत चल रही है उसमें भी यही नजर आ रहा है। बेशक यहाँ भी परेशानी हो रही, ब्लॉकेड की वजह से यहाँ भी परेशानी हो रही है, यहाँ की करेंसी डाउन हुई है, लेकिन
ईरान के पास जो रास्ता सामने नजर आ रहा है इनके पास, वो कोई और नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप जैसे अब बाकी मुल्कों में आप देखिए कि महंगाई ने इतना परेशान कर लिया, जैसे हिंदुस्तान में महंगाई या ऑयल का मसला हो गया, जी। यहाँ ईरान में जो चीज हुई वो डायरेक्ट अटैक हुए, बम गिरे, मिसाइल गिरे, गिरते रहे, हमला होता रहा, और 2 बार ये हो गया कुछ महीनों के अंदर अंदर। तो इनको ये कि नहीं, हमें ये इस सिचुएशन को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, किसी न किसी हम हल पे जरूर पहुंचाएंगे। और उसके लिए जो भी हमारे पास तरीके हैं अवेलेबल, क्योंकि अमेरिका जैसी ताकत सामने है, इजराइल उसके साथ है, तो हमारे पास जो रास्ते हैं हम उन्हें जरूर अपनाएंगे। और वही मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का एक लिवरेज ईरान के पास है, उसे यूज कर रहे हैं। अच्छा, ईरान क्या गेम प्लान कर रहा है इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूज हैं। वो खुद भी कह चुके कि कौन वहां पर फैसले कर रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ईरान में। लेकिन ईरान में जो नौसेना के कमांडर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द दुश्मनों को पता चल जाएगा, कहीं उनको हार्ट अटैक ना आ जाए कि हमारी ताकत क्या है, हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत नज़दीक से उन पर हमला करने वाले। तो ईरान क्या अपने लिए एक ऐसी चीज़ तैयार कर रहा है कि अमेरिका, क्योंकि लगातार युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वहां तैयारी हो चुकी है, ब्रीफिंग मिल गई है डोनाल्ड ट्रंप को कि छोटे छोटे और सीमित हमलों के साथ पावरफुल हमले ईरान पर होने वाले हैं। मैडम देखिए, ये अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पीछे, ज्यादा हिस्ट्री में भी 2000 तक आप चले जाएं, और 2000 के बाद जब 9/11 के बात करते हैं, और पीछे भी हिस्ट्री है, जब अमेरिका अफगानिस्तान में आके बैठ गया, इराक में आके बैठ गया, दोनों बॉर्डर ईरान से मिलते हैं। और अब तो ये चीजें भी सामने आ चुकी कि ईरान पर अटैक से पहले नेतन्याहू की कोशिश थी कि इराक पर अटैक से पहले ईरान पर अटैक हो, उसी वक्त जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई गई थी, तो जब से तो उस वक्त से ही ईरान में बहुत ज्यादा तैयारी इस बात की हो रही है कि हमें अमेरिका का सामना कैसे करना है। इन्होंने जो अपने हथियार डेवलप किए वो भी इसी को ध्यान में रख के किए, जो स्ट्रेटेजी अपनी डिफेंस की बनाई वो इसी को ध्यान रख के किया। और ये पता था कि दोनों में कोई समानता नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक वॉर की तैयारी थी, और वो आज आप देख रहे हैं कि उसका नतीजा नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेवी को हमने तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो नहीं खुलवा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान की तैयारी है वो ये है कि अमेरिका के साथ वो लड़ सकते हैं, लंबा सामना कर सकते हैं। हाँ। अब इसमें अब जो सिचुएशन बनी है कि दुनिया के बहुत सारे देश इसमें परेशानी में आ गए हैं। अब इस सतह पे अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले कि अमेरिका का इंटरफेरेंस कम हो, चुकी उसके इंटरेस्ट, ऑयल तो यहाँ से उसे नहीं लेना है, बाकी और बहरहाल ये नहीं कह सकते कि अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑयल तो उसे नहीं लेना है, ऑयल वो अपना ले रहा है। लेकिन बाकी मुल्कों को मिलकर अगर कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, और मुल्कों को अपनी जरूरत भी, जैसे भी चाइना को या इंडिया को इससे डायरेक्ट जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें अमेरिका का इंटरवेंशन थोड़ा कम हो। ठीक है, कशिश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाइनेंस मार्केट एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। कशिश गुप्ता जी, क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और 2022 के भी हाई पीक से ज्यादा यहां पर अब नजर आ रहा है, $125 प्रति बैरल तक कीमतें पहुंच गई हैं, और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में 150 को भी क्रॉस कर सकता है। कितनी दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि महंगाई से भी हाहाकार मचने वाला है, ये भी आशंका जताई जा रही है। देखिए, क्रूड ऑयल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जी किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर क्रूड का रेट बढ़ता है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, हमारा लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाता है, और जब लॉजिस्टिक्स महंगा होता है तो हमारी आम तौर पर सभी चीजें, वस्तुएं महंगी हो जाती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो, चाहे आपकी रोजमर्रा की चीजें हो। और ये क्रूड ऑयल का इतना तेजी से ऊपर भागना बड़ा चिंता का विषय है, और इतना समय हो गया है लगातार तेल के रेटों में इतना ज्यादा ऊपर नीचे, इतनी वोलेटिलिटी है जी। तो आने वाले समय में अगर तेल के प्राइस और ऊपर जाते हैं तो सभी, ना सिर्फ यूएस, ईरान या भारत के लिए, विश्व भर में मंदी की तरफ सारी इकोनॉमीज चली जाएंगी, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो आने वाले समय में इंडियन ऑयल स्टॉक्स पर भी इसका असर देखा जा रहा है सर, क्योंकि गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल सबके शेयर्स में गिरावट आ रही है, ओएमसीज पर दबाव बन रहा है। जी देखिए, आज भी देखा हमारा भारतीय मार्केट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों कितने गिरावट के साथ खुले, तो ये तो असर रहेगा जी। जब हम इस पे तेल के प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिलेगी। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बट सभी इकोनॉमीज के लिए खतरा है।
बिल्कुल। विनोद दत्ता जी, ये जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये केवल एक देश के लिए नहीं है बल्कि कई देशों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जो खुद को शांति दूत बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो बाकी देशों के साथ रिश्ते भी अपने बिगाड़ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पर क्या किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? उनको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन से देश हैं जो आगे आ सकते हैं, लीड ले सकते हैं, या फिर खुलकर उनके खिलाफ कुछ कह सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो बिल्कुल ये बीड़ा उठा लिया है कि साहब मैं अमेरिका को बर्बाद करके ही मानूंगा, और अगला जो प्रेसिडेंट आएगा वो अगले उसके 4 वर्ष केवल इसी में निकल जाएंगे कि साहब वो पूरी दुनिया से माफी मांगते रहेंगे। उन्होंने जो मागा प्रोजेक्ट लगाया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे लगता है उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो अब होना चाहिए मेक अमेरिका ग्राउंडेड अगेन, क्योंकि वो जिस तरह से पूरे अमेरिका की जो साख थी, जो अमेरिका की एक पोजीशन थी, उस पे उन्होंने पूरा बट्टा लगा दिया है। आप देखिए, बहुत ज्यादा देश इतने दिन चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप सभी के जो हित हैं या इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर आप ऐसे रोनते हुए अपने जो इंटरेस्ट हैं या जो आपकी विम्स एंड फैंसीज हैं उसके हिसाब से आप विश्व पे राज नहीं कर सकते या विश्व को संबोधन नहीं कर सकते। तो ये देश, क्योंकि देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है, लोग अभी भी शिष्टाचार और लोग यही चाह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक बेटर सेंस ऑफ विजडम प्रवेल हो और वो ये जो जंग है उसको खत्म करे। और ईरान से, देखिए ईरान ने पहले भी कई बार उन्होंने वार्ताओं के लिए अपने जो दरवाजे हैं वो खोल रखे हैं, और जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो दोनों को माननी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि साहब अमेरिका कल से इस पेट्रोल इकट्ठा करना शुरू कर देगा। ऐसे ही मलक्का स्ट्रेट में इंडोनेशिया अभी मन बना के बैठा है कि साहब मैं भी अपना टोल लेने शुरू कर दूंगा। तो हम घूम फिर के वो कह रहे थे कि साहब मैं ईरान को पाषाण युग में ले जाऊंगा, वो तो पूरे विश्व को पाषाण युग में ले जा रहे हैं। वही बार्टर सिस्टम शुरू हो जाएगा, वही लोग अपने अपने जो इकोनॉमीज में थे वहीं चले जाएंगे। तो ये जो ट्रंप साहब का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है कि साहब मैं पूरे विश्व को बर्बाद कर दूंगा, तो विश्व की शक्तियों को अब इकट्ठा होना पड़ेगा और इनके खिलाफ आप देखिए उधर इंग्लैंड ने कह दिया है कि साहब हम आपके साथ इस युद्ध में नहीं है। और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने खुल के अमेरिका का विरोध किया है। तो जिस तरह से विरोध हो रहा है और बाकी की शक्तियां भी अगर आ गई, देखिए जब चीन की इकोनॉमी के ऊपर बात आएगी तो चीन चुप नहीं बैठेगा, जब रशिया की इकोनॉमी के ऊपर बात आएगी तो रशिया चुप नहीं बैठेगा। भारत भी एक रीजनल शक्ति है, भारत भी मतलब हालांकि एक नॉन अलाइंड रुख रखता है, भारत हमेशा यही कहता है कि साहब हर चीज शांति से इसका हल होना चाहिए। लेकिन जब हमारे हितों के ऊपर इस तरह का मतलब अटैक होगा या जो हमारी जनता है वो सफर करेगी, तो भारत मतलब अपने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए भारत के जो अपने इंटरेस्ट में जो सर्वोपरि है उसके ऊपर वो ध्यान देगा। ठीक है अहमद अब्बास जी, ईरान ने जो कहा था अमेरिका को लेकर कि हम कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे और शर्तें पाकिस्तान को सौंप दी थी, मध्यस्थता पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इतनी लंबी यात्रा क्यों करें, हम तो फोन पर बात करेंगे, अब हम कोई आमने सामने बातचीत नहीं करने वाले। अमेरिका के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं और ईरान की इस पर तैयारी क्या है? अब आगे क्या लग रहा है आपको, टेंशन कैसे खत्म होगी ये? देखिए ये आप पहला राउंड तो हो गया था बातचीत का इस्लामाबाद में ही, दूसरा राउंड होने वाला था। तो ये जो फोन पे बात आ गई और नहीं मिले, ये इस वजह से हुआ कि ऐसा लगा कि ये इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। यानी कोई ठोस प्रोग्राम बातचीत का है नहीं। जिन बातों पर सहमति बन चुकी है उससे भी पीछे हट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह की यहाँ सोच बनी और बातचीत जो ईरान ने शुरू भी की थी, तो ये जो 10 पॉइंट ईरान की तरफ से दिए गए थे। आप डिटेल में बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किन किन प्रस्तावों को लेकर सहमति बनी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप मुकर गए, पहले तैयार थे? देखिए एक जो सबसे कोर इशू जिस पे जाके बात रुक गई वो एक तो लेबनान का सीज फायर था जी, और दूसरी चीज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इन दोनों चीजों पर सहमति बहुत नहीं बन पा रही है, दोनों ही चीजें। चूंकि लेबनान वाला कहीं ना कहीं उसमें इजराइल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अमेरिका की बात पता नहीं किस हद तक मानेगा नहीं मानेगा, एक देखना पड़ेगा।
ईरान के अंदर ये सोच हुई कि जब ईरान पे ये जंग शुरू हुई तो उसके साथ ही साथ लेबनान और यमन भी इस जंग में शामिल हुए और इराक भी शामिल हुए। तो आप ये मान के चलिए इस वक्त की रियलिटी, अब इसका कानूनी जो भी रूप हो नहीं उसके मालूम एक बहस हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये रही कि ईरान के साथ जंग में 3-4 मुल्क शामिल हो गए, वहां की फोर्सेस थी। ये ईरान ने एक वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं पूरा तैयार किया हुआ है और इनके जरिए ही ये अमेरिका से जंग लड़ रहे हैं। तो ये पूरा जो सीज फायर भी चाह रहे हैं पूरे रीजन में सीज फायर हो। और बाकी जहां तक न्यूक्लियर इशू काफी हद तक देखिए पहले भी हल हो चुका था। ये जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम की आज बात है जिसमें बहुत इतनी बात हो रही है जी। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2018 में JCPOA से एटमी डील से निकल गए थे, उसके बाद ईरान ने 60%, उसके 1 साल 1.5 साल के बाद 60% एनरिच किया। उससे पहले ईरान 60% नहीं करता था, 20% तक करता था, वो भी एक रिएक्टर तेहरान में उसके लिए, वरना 3.69 समथिंग जो बिजली के लिए चाहिए होता है उतना ही एनरिचमेंट होता था। तो ये पैदा भी उसके बाद से ये मुश्किल हुई है, तो वो हल हो सकती है। ईरान एक्चुअली इससे पहले इसके लिए तैयार हो गया था। ये दूसरा जो हमला हुआ है इससे पहले तो बातचीत जो हुई थी वो इस पे ये सारे इश्यूज जो है वो कवर हो गए थे जी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ईरान में अब ये इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई कि एनरिचमेंट जीरो नहीं हो सकता। ये ईरान में बहुत एक कंसेंसस इस तरह से बना हुआ है। इसकी वजह क्या हुई, कुछ इसमें इमोशंस भी जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे इनके साइंटिस्ट इजराइल ने उनको असैसिनेट कर दिया। तो ये एक जहन बना है कि बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे और कितनी उससे इन्होंने ये प्रोग्राम खड़ा किया है। नुकसान तो अब आगे आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है डॉक्टर अजिताभ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर अपनी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है और कोई इसे रोक नहीं सकता। यानी 1 मई के बाद फिर से युद्ध शुरू करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की जो हुई थी 26 फरवरी को भी इसी तरह की ब्रीफिंग हुई थी, जिस तरह की ब्रीफिंग का आज आपने रेफरेंस अभी दिया जी। 26 फरवरी के ब्रीफिंग में यही जो एडमिरल कूपर हैं, जो सेंट्रल कमांड के हेड हैं, एडमिरल कूपर, और जो जनरल डैन हैं जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अमेरिका के, इन दोनों की ब्रीफिंग हुई थी। और उसके बाद 2 ही दिन बाद अटैक हुए थे 28 फरवरी को। आज कमोबेश वही स्थिति दिख रही है कि फिर से ये इन दोनों ने आज राष्ट्रपति ट्रंप को ब्रीफ किया है और उसके बाद ये सारी स्थिति आ रही है और ये धमकी आ रही है। निश्चित रूप से अमेरिका के पास प्लान ए, जो आर्थिक नाकेबंदी और आर्थिक बंदी से है, उससे काफी हद तक ये लग रहे हैं, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि सेटिस्फाइड है। क्योंकि आप देख लीजिए पिछले 2 दिन में ईरानी रियाल कम से कम 15% उसकी वैल्यू गिरी है। आज ईरानी रियाल की जो कीमत है $1 18 लाख रियाल के बराबर है। आप सोच लीजिए कितनी इससे ईरान की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। उसकी आम जनता जो ईरान की है, उनके लिए खाने के पदार्थ, दवाइयां, मेडिकल, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आम जनता सबसे ज्यादा सफर कर रही है। रही राष्ट्रपति ट्रंप की बात, तो यस, उनके पास दूसरा विकल्प जो है वो भी होता दिख रहा है। वैसे उसके पहले वो उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान में जो खर्ग आइलैंड में इनका स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, जो सैटेलाइट डेटा से रिपोर्टें आ रही है। उसके बाद या तो ईरान को अपने प्रोडक्शन कम करने पड़ेंगे या बंद करने पड़ेंगे, इस तरह की खबरें आ रही है। उससे ईरान का जो ऑयल इकोनॉमी है वो लॉन्ग टर्म उसका लॉस होगा, पाइपलाइन की डैमेज होगी, वो सबसे वो सारी चीजें ईरान उससे भी प्रेशर में है। यहाँ सबसे क्रूशियल फैक्टर जो आ रहा है समय और दूसरा लेवरेज, किसके पास कितना ज्यादा समय है और कौन कितना ज्यादा लेवरेज रख सकता है। और उसमें दोनों तरफ से अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ईरान नहीं है, ईरान भी लेवरेज लेने की स्थिति में है। चाहे वो हॉर्मुज हो, बाब अल मंदेब का स्ट्रेट भी उसके सामने खुला हुआ है, जो सबमरीन केबल्स हैं वो भी उसके टारगेट में है। ईरान की नौसेना के चीफ ने उस पे भी इशारा किया हुआ है। तो कई दूसरी तरफ अमेरिका के पास ये शॉर्ट टर्म जो कह रहे हैं हैवी, उसमें इन्होंने, अमेरिका ने कहा भी है कि उसके ब्रिजेस के हैं, उसके पावर स्टेशंस हैं, उस पे टारगेट किया जा सकता है। मुझे लगता है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से अरियल रवैया अपनाए हुए हैं कि वो नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक में भी जा सकते। जी बिल्कुल, हम समझना चाहेंगे कशिश गुप्ता जी, क्योंकि बीते 4 साल में
सबसे ज्यादा गिरावट इस वक्त कच्चे तेल में देखी जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि व्यापार पर इसका असर होगा, इंडस्ट्रीज पर इसका असर होगा। और जिस तरह से डॉलर के मुकाबले जो करेंसीज हैं वो डाउन हो रही हैं, जापान के येन की बात कर लीजिए या फिर इंडियन रुपीस की भी जो कीमत है वो गिर रही है, आने वाले वक्त में और बड़ा झटका लग सकता है। और उसके लिए क्या माना जाए कि सरकार को क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए इस वक्त? कशिश गुप्ता जी, क्या आपकी सलाह होगी? देखिए, डेफिनेटली अगर स्थिति इसी तरीके की रही तो मार्केट्स पे असर बिल्कुल पड़ेगा। हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी 95 क्रॉस कर गया आज जी, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति है। हाँ, अब अगर गवर्नमेंट को इससे कंट्रोल करना है तो कुछ इस तरीके के तरीके शायद गवर्नमेंट अपना सकती है कि जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी रियायत दी जाए, उससे बिजनेसेस को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इस समय बिजनेसेस सारे सफर कर रहे हैं और जैसा कि अजिताभ जी ने भी कहा कि इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। जी, सिर्फ जेब पर नहीं, तकलीफें बढ़ रही हैं आम आदमी की। अब वो चाहे ईरान में हो, चाहे बाकी देशों में जहां जहां पे ऑयल की डिपेंडेंसी है ईरान से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इंडिया को ऑल्टरनेट रूट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि रशिया से तेल खरीदा जाए। तो उसकी भी कितनी संभावना है अभी आज के रेट में, वो भी देखने वाली बात है। जी, तो इकोनॉमी सारी खराब होंगी अगर इसी तरीके से चलता रहा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो आते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, चले जाते हैं, कुछ एक्स पे लिख देते हैं, कुछ भी बयानबाजी करते हैं, पर हमारे जो मार्केट्स हैं वो सेंटिमेंट्स से चलते हैं। जी, जब ऐसी कुछ भी बयानबाजी होती है तो दुनिया भर के मार्केट जो है वो अचानक से बैठ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी बातचीत हो, नेगोशिएशन टेबल पे आए, और जब नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं तो दोनों को थोड़ा थोड़ा रवैया अपना बदलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के एग्री करना पड़ेगा एक दूसरे की बात से, हाँ। तभी इसका कुछ समाधान निकल सकता है। अगर इसका समाधान अब नहीं निकलता तो स्थिति कितनी खराब होगी ये आप और मैं कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल अहमद अब्बास जी, बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब ये टेंशन खत्म हो, ये जंग खत्म हो, क्योंकि कई देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और खासतौर से ईरान की हम बात करते हैं तो कई दशकों पीछे चला गया है ईरान, और बहुत वक्त लगेगा उससे उभरने में। ईरान भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन ट्रंप की जो रणनीति है वो लगता नहीं है कि अभी ईरान पर इस युद्ध को रोकने की है। और जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं कि तूफान आने वाला है, तो बहुत बड़े युद्ध की हो सकता है कि वो तैयारी कर रहे हो। लेकिन अब ईरान की ओर से क्या केवल अपने डिफेंस मोड में ही कार्रवाई की जाएगी या फिर शांति को लेकर भी आगे कोई आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए मैडम, यहाँ पर जो तैयारी है, पहली बात तो नुकसान तो ईरान का बहुत हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अलबत्ता ईरान का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था और अभी भी है, बहुत काफी ठीक है, और अगर जंग जारी रहती है तो नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन इस वक्त असल में सबसे बड़ा मामला जो है वो सिक्योरिटी का हो गया, डिफेंस का हो गया है, किस जंग को दूर करना है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी और मुल्क ही नहीं रहेगा इस तरह से, तो फिर कोई भी चीज सुरक्षित नहीं रहेगी, ना व्यापार, ना पढ़ाई लिखाई, ना कुछ भी। तो इस वक्त तो सबसे कोर इशू ये है कि इसको बचाना है। और अब ये मसला इतना बड़ा हो गया है कि इससे बहुत सारे, यानी 1, 2, 3 मुल्क नहीं बल्कि दुनिया पे असर पड़ रहा है। तो इसके हल के लिए आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा मुल्कों को, वरना तो ऐसा लग रहा है जैसे जाके चीज फंसी हुई। ईरान का कंसर्न भी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बातचीत से इन्होंने मामले को हल करने की बहुत कोशिश की, जंग से बचे रहें, जंग ना हो, बहुत कोशिश हुई, लेकिन फिर भी जंग हो गई। तो अब जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा है कि नहीं, इसे हमें कि जंग, फिर सीज फायर, फिर दोबारा जंग। तो इस साइकिल को तोड़ना है कि जंग नहीं होनी चाहिए। तो अब ये है कि इसमें अगर दूसरे मुल्कों का वो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, रशिया सामने, इंडिया का रोल बहुत अहम है, अगर ये होता है तो कोई राह हल इससे निकल सकती है। डॉक्टर अजिताभ जी, आपको लगता है जैसा कि हाँ अब्बास साहब भी उम्मीद जता रहे हैं कि भारत या फिर रूस इसमें कुछ हस्तक्षेप करे तो मदद मिल सकती है, क्या ऐसा कोई कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स तो लगातार खुले ही रहते हैं। देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से डायलॉग, डिप्लोमेसी ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है, और जो सेंट्रल फिगर है इसके सॉल्यूशन के लिए वो खुद राष्ट्रपति ट्रंप हैं। कोई दूसरा देश किसी की वो सुनते ही नहीं है, अपने मन की सुनते हैं और अपने मन की बात करते भी हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप को समझाना, वहां के मिनिस्टर्स, वहां का इंटेलिजेंस, वहां के सारे लोग फेल हो चुके हैं। अब अमेरिका में भी आप देख लीजिए, वहां के जो थिंक टैंक है उसमें भी क्रैक दिख रहा है
क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कभी इस पे भरोसा, किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल छोड़िए, वो अपने उनके जो एडवाइजर्स हैं उस पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका को लग रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप को खास लग रहा है कि ईरान किसी भी समय घुटने टेक देगा। उसके कुछ है, क्योंकि देखिए अमेरिका का ये वॉर नहीं है, फिर भी वो उलझे हैं इजराइल की वजह से शायद। दूसरी तरफ अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं है, क्योंकि वो 25 बिलियन डॉलर, क्या वो तो 100 से ज्यादा बिलियन डॉलर पहले ही आ चुका है, खर्च हुआ है अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं से वसूल लेंगे, वो इतिहास गवाह है इसका। दूसरी तरफ देखिए, अभी जो इकोनॉमिक तेल की कीमतें बढ़ी है उसको सब्सिडाइज करके वो अमेरिका में चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा उसको बहुत सारे फायदे अमेरिका को दिख भी रहा है, इसलिए वो यहाँ पे दुनिया परेशान है। अमेरिका के लिए तो उसका स्टॉक मार्केट बढ़ा हुआ है, उसके बैंकिंग इंडस्ट्री ठीक कर रही है, उसका टेक्नोलॉजी का टेक कंपनीज उसकी बहुत अच्छी कर रही है, उसको तो कोई लॉस ही नहीं है डायरेक्ट उस तरह से देखा जाए तो। लिस्ट बॉर्डर्ड की विश्व की समस्या क्या है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जिसको तेल लेना है वो आके अमेरिका से ले ले। तेल का दाम एक तो बढ़ गया तो अमेरिका से खरीदेंगे, और वो भी हाई कीमत पे खरीदेंगे तो अमेरिका के तो वहां भी बल्ले बल्ले हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप इज ए कंफ्यूज्ड पर्सन, और विश्व में कितनी उथल पुथल मची हुई है उसका उनको शायद अभी वो आभास तो है, लेकिन उससे बॉदर्ड नहीं है, और ये चलता है, चलने दो। जो हमारे पास नेटो हमको सपोर्ट नहीं किया, चीन नहीं आगे आया, भारत नहीं आगे आया, रशिया नहीं आगे आया, वैश्विक संकट आया है। विनोद दत्ता जी, जैसा कि अजिताभ जी कह रहे हैं कि ट्रंप को आभास तो है, क्या वो जानबूझकर इसे इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर उनकी मजबूरी बन चुकी है ईरान पर अब जीत हासिल करना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका, चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनके अपने अपने पर्सनल एजेंडा हैं, उनके अपने पर्सनल मुद्दे इस युद्ध से जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए, नेतन्याहू साहब जो हैं वो करप्शन चार्जेस झेल रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि अगर ये युद्ध खत्म हुआ या शांति बहाल हुई तो सबसे पहले उनको अपदस्थ किया जाएगा और उन पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि साहब ये जो लड़ाई है जितनी लंबी खिंच जाए, क्योंकि एक ऐसा जिंगोइज्म या ऐसी वॉर रेटोरिक किसी भी देश में हो जाता है कि सारे जो गुट हैं वो एक हो जाते हैं। यही चीज अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की है। एप्स्टीन फाइल में वो इस तरह से मतलब लिप्त हैं, मतलब वो पहले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जो who has got a mug shot, मतलब who was arrested and who was let off on a bail, और उनका वो फोटोग्राफ भी है वहां। तो आप मुझे बताइए, जब इस तरह के मतलब व्यक्तित्व के लोग अगर किसी देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो यकीनन उनके जो पर्सनल एजेंडा है उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आपने ईरान के ऊपर 47-48 सालों से सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसका पैसा आपने जब्त किया हुआ है। आप क्यों नहीं किसी, देखिए आपने अपनी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज को वहां भेजा, आपको कुछ वहां मिला नहीं। और जौहरी जहां एनरिचमेंट का सवाल है, 1% तक हर देश को यह अधिकार है कि वो मेडिकल के लिए या एनर्जी जनरेशन के लिए इन सब चीजों का मतलब इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि हम कोई अब बिल्कुल स्टोन एज में तो है नहीं। तो ये सब चीजें देखते हुए जब आपकी खुद की एजेंसीज ने ये कह दिया कि वहां कोई इस तरह के मतलब सबूत नहीं पाए गए, आपने खुद जून 25 में उनके ऊपर अटैक करके ये कहा कि साहब हमने सब बर्बाद कर दिया है, तो ये बार बार ये जो ईरान का जो जिन्न है वो उनको क्यों सता रहा है, या क्यों वो इस चीज से मतलब घबरा रहे हैं? तो अपने जो कर्म हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए आप विश्व को मतलब यू कांट होल्ड द वर्ल्ड फॉर रैंसम। बिल्कुल अहमद अब्बास जी, मुश्किलें तो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए अगर सैन्य ताकत की तुलना की जाए तो अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे है। कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि वो अमेरिका के सामने ना झुकें, दबाव में ना आए, लेकिन इस तरह से तो आने वाले वक्त में और नुकसान ईरान का होगा। जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो वो उन्होंने अपनी हथियारों की जो खेप बढ़ाई है उसका वो इस्तेमाल कर लेंगे जंग में। उसके बाद अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्टअप किया जाएगा, बहुत बड़ी ये मुश्किल होगी आने वाले वक्त में। क्या विकल्प आपको नजर आ रहे हैं? रूस के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें क्या कोई सकारात्मक संकेत मिले हैं, किसी तरह की कोई मदद हो सकती है? देखिए, अगर विकल्प की बात करें तो ईरान के पास विकल्प हैं, रास्ता। जैसे ईरान के पास 15 मुल्कों के साथ, ईरान पड़ोसी है, कुछ के साथ बॉर्डर मिलता है, उनके साथ उनका ट्रेड जारी है। इराक के साथ उनका ट्रेड चल रहा है और कुछ मुल्कों के साथ, उस पर असर बहुत ज्यादा पड़ा है। ईरान उन रूट्स को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है इस बीच में कि उसका रेवेन्यू खत्म नहीं हो।
उसमें किसी उसमें संकट में ना पड़े, तो ये रास्ते तो उन्होंने खोले हुए हैं। और ईरान एक्चुअली कोशिश ही है, जो सैंक्शंस लगे थे उसकी वजह से एससीओ और ब्रिक्स और इनमें ईरान की जो दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ी है, वो इसी वजह से कि हमें कोई विकल्प खड़ा करना है। ईरान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, चूंकि पाबंदियों से बहुत लंबा झेल चुका है। अब ये जो क्राइसिस आ गया है वॉर का, इससे निकल के भी ईरान यही चाहेगा कि उस नई सिचुएशन में उसकी ट्रेड के लिए रास्ते खुल जाएं। और हुर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल भी ईरान इसके लिए कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैंक्शंस ना रहें या ऐसे रहें कि वो आराम से अपनी ट्रेड कर सके, कम से कम एशिया में अफ्रीका के मुल्कों के साथ। और इसी तरफ आगे वॉर एक्चुअली ईरान की चॉइस नहीं है। वॉर से ईरान बचना चाह रहा है, पहले बचना चाह रहा था, अब भी बचना चाहेगा, क्योंकि ये तय है अमेरिका जब जंग करेगा, हमला करेगा, जंग जो बैटल फील्ड है वो तो ईरान का इलाका है, तो ईरान को नुकसान पहुंचना ही है। ईरान की किसी भी तरह से ये तरजीह नहीं होगी कि जंग जारी रहे और उसमें उसको बहुत बड़ी फतह मिल जाए। ईरान की भी कोशिश है उसके गोल जो है वो अचीव हो जाए, उसकी जो इकोनॉमी है उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो, और ये जंग का खतरा टल जाए, बाकी ना रहे, बार बार इसमें ना आ जाए। ये बहुत कोर इश्यूज है। ईरान भी इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहा है, इसी तरफ आगे जा रहा है, कोशिश कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं, लेकिन अब ये जो कि वॉर आ गई तो प्रॉब्लम्स ईरान के लिए भी है, सारी दुनिया के लिए पैदा हो गई। तरजीह लेकिन वही ठीक है। बिल्कुल कशिश गुप्ता जी, क्योंकि स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर देखा जा रहा है, उसको भी ट्रिगर करा है जो हालात अभी बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है कि ग्लोबली इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा और कैसे इससे बचने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मार्केट तो फिलहाल बहुत वोलाटाइल है। हाँ। अगर हम देखें तो डेली मार्केट 500-700 पॉइंट नीचे गिर जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा रिकवरी करता है, फिर गिर जाता है, फिर रिकवरी करता है। पिछले हफ्ते भी 3 दिन लगातार मार्केट नीचे गिरा और एक दिन थोड़ा सा रिकवरी किया। तो अभी तो मार्केट से थोड़ी दूरी बनाए रखें जिस तरह के हालात है, और थोड़ा सा वेट करें कि सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो, क्योंकि इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मार्केट में करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। और आज की भी बात करें तो आज भी वही हालात रहे, क्योंकि क्रूड इतना बढ़ गया, क्रूड इतना ज्यादा बढ़ गया है कल और आज में इतना हाई क्रूड चला गया कि सारी जो निफ्टी की मेजर कंपनीज है सब नीचे गई हैं। तो इसलिए अभी हालात जब तक नॉर्मल ना आए तब तक इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर बहुत अच्छी आपको जानकारी है मार्केट्स की तो ही आप ट्रेड लें। जी ठीक है। डॉक्टर अजिताभ जी, यहाँ पर जो कशिश गुप्ता जी इशारा कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी से आप अपने पैसे को खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, ईरान के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को ऐसा लगता है कि उनकी कथनी करनी में अंतर है। एक तरफ वो कहते हैं कि बहुत जल्द हम जीत हासिल कर लेंगे, ईरान झुकेगा नहीं तो जीत कैसे हासिल होगी, और बातचीत डायरेक्ट वो करेंगे या फ़ोन पर, आमने सामने से बातचीत नहीं होगी, तो ये भी बड़ी मुश्किल है। तो ऐसे में अब जो हालात बने हुए हैं उसमें ईरान और यूएस की जो जंग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, बजाय इसके कि जो समुद्री विवाद है उसको खत्म करने पर बातचीत होनी चाहिए थी, समझौता होना चाहिए था, सीज फायर को आगे बढ़ाने पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी वाला राग अलाप रहे हैं और कहीं ना कहीं वो तूफान के आने की बात कर रहे हैं, यानी युद्ध आगे और बढ़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ भी अगर आप कदम उठाते हैं तो वो सोच समझ कर उठाएं, और ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो देखना होगा कि किस तरीके से, जैसे कि ईरान उम्मीद कर रहा है कि कोई सुपर पावर देश इसमें मध्यस्थता करे और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करे, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।